ये आप अक्सर सुनते होंगे मौसम बदलने के साथ साथ या वैसे तो अब मेरे ख़्याल में मौसम की इसमें कोई क़ैद नहीं रही है। वक्त के साथ उम्र बढ़ने के साथ लोग अपने जॉइंट्स की पेन का अक्सर ज़िक्र कर रहे होते हैं। एंड वाई डज़ इट हैपन? क्या ये बढ़ती उम्र के साथ होने के लिए हम एक्सेप्ट कर लें या ये कुछ ख़ास कंडीशंस हैं? आपने आर्थराइटिस का, ऑस्टियोपोरोसिस का या फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स का अक्सर ज़िक्र सुना होगा कि बॉडी में वर्म आ जाता है। इस वर्म की बनने की वजह क्या है? अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। समटाइम्स ऑफ कोर्स आपका जो लाइफस्टाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के फ्लूइड्स, आपके हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की, जिसका दिन भी मनाया जाता है और इसके नाम से मत घबराएं। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ एन आर्थराइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन आपके जॉइंट्स में कॉज करता है। ज़्यादातर इसमें लिगामेंट्स जो आपकी स्पाइन के हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पेरिफेरल जॉइंट्स जैसे कि आपके घुटने, आपके टखने और आपके जॉइंट्स वगैरह, आपके ग्लूट्स इससे मुतासर होते हैं। इसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। आजकल तो हर चीज़ का हल ये है कि आपको टॉपिकली कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है और आपको कुछ अरसे के लिए आराम आता है, या फिर आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, स्ट्रेचेस करने, डाइट में क्या चीज़ें चेंज करनी है, और अगर अक्यूट पेन की तरफ आप जा रहे हों तो आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, शी इज़ अ रोटोमोलॉजी एंड मेडिसिन प्रैक्टिशनर एट द साउथ सिटी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो द आगा खान हॉस्पिटल ऑफ कराची। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलेखा इसहाक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर आपने जैसे कहा कि स्पाइन और जॉइंट्स का वर्म या इन्फ्लेमेशन, डॉक्टर साहिबा व्हाट कॉजेज इट? इज़ इट जस्ट पार्ट ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग अप? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली ज़्यादातर यंग लोगों की डिज़ीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा आदमियों में होती है और लड़कों में, जो कि 20 से 30 साल के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो इस ख़ास किस्म के कमर के दर्द में एक्चुअली एजिंग का कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। इनफैक्ट 45 साल के बाद या 45 ईयर्स के बाद ये डिज़ीज़ होती ही नहीं है, उससे पहले ही होती है। और 18 साल से कम उम्र लड़कों में भी हो सकती है, और प्लस ये कम कुछ लड़कियों में भी डिज़ीज़ पाई जाती है, मगर उसकी कदर शिद्दत लड़कियों में कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़। ठीक है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि बेसिकली जो उम्र के साथ साथ डिज़ीज़ होती है, उसमें आपने अक्सर सुना है कि डिस्क स्लिप हो गई या मोहरे दब गए, ये उस किस्म का प्रॉब्लम होता है। इसमें जो है ज़्यादातर जो यंग बच्चे हमारे पास आते हैं, लड़के आते हैं, उनको कमर के दर्द की शिकायत होती है और उनके जो कमर रीढ़ की हड्डी है और मोरे हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो उस सूजन की वजह से वो एक मुस्तकिल एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है कि उनकी जो स्पाइन है वो आपस में जुड़ने लग जाती है। अगर मैं इसको एक बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूँ तो चिपकने लग जाती है आपस में। तो इनिशियली जब प्रेजेंटेशन होती है तो ये बच्चे कहते हैं कि दर्द है, 4-5 महीने गुजर जाते हैं और फिर दर्द जो है वो इस तरह से बढ़ता है कि स्टिफनेस होने लग जाती है बॉडी में। सुबह उठते हैं तो जिस्म बहुत जुड़ा जुड़ा सा रहता है, अकड़ा हुआ होता है, और 1 से 2 घंटे तक ये लोग अपनी एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकते। जैसे बॉडी वार्म अप हो रही है, आपसे किया नहीं जा रहा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेन लेके आपके पास आता है, सो टू रूल आउट और टू एक्चुअली ज़ीरो इन के ये वाकई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, क्या आप फौरी तौर पे MRI का कहते हैं या आप अपने तरीके से उसका मुआयना करते हैं? इसको हम पहले तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, पहली बात ये बताती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली कि हमारे मुल्क में, बाहर मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ऑन एवरेज 6 से 7 साल लगते हैं जब तक एक पेशेंट रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है। तो वो अक्सर थेरेपी के पास होता है, कहीं ऑर्थोपेडिक के पास होता है, कोई और डॉक्टर्स के पास होता है। तो आम हालात में दवाइयाँ उनको देते हैं दर्द की, जिससे दर्द ठीक हो जाता है। तो बाय द टाइम वो हम तक पहुँचता है तो उस वक्त हम बिल्कुल देर नहीं लगाते, क्योंकि दिमाग में आता है कि इसको इतनी टाइम ऑलरेडी तक गुजर गया। तो हम लोग फ़ौरन एक्सरेज कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और MRIs कराते हैं। अच्छा, ब्लड टेस्ट के बारे में तो एक जेनेटिक ब्लड टेस्ट होता है, उसको HLA-B27 कहते हैं। तो एक जीन और एक एंटीजन होता है, उसका टेस्ट कराते हैं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको ये बीमारी वाकई हो। तो ये कुछ चंद डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं, और जब हम वापस मुकम्मल एक चीज़ें सामने आ जाती हैं तो इसका डायग्नोसिस करना कोई इतना
ज़्यादा मुश्किल चैलेंजिंग डॉक्टर नहीं साहबा, है। आपने जैसे खुद कहा कि ये पेशेंट यूजली इसको 4-5 साल या तो पेन किलर्स खा के, एंटी इन्फ्लेमेशन खा के, रीहैब से या घरेलू टोटकों से प्रॉब्लली इसका इलाज कर रहा है। लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड इतने 5-6 साल तक छोड़ा जाता है तो क्या ये मज़ीद एक्यूटनेस की तरफ चली जाती है? एंड अर्ली डायग्नोसिस के एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग आज ये अवेयरनेस करने आ रहे कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। जब इनिशियली आप फ़ौरन पेशेंट हमें मिल जाता है तो जो वो सूजन होती है उसको दवाई दे के उसका मुकम्मल तौर पे इलाज हो जाता है। अभी कल रात को ही मैं कुछ प्रोग्राम सुन रही थी जो यूट्यूब पे ही थे, तो उनमें बता रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये पुराने ज़माने की बात है। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। प्लस चूँकि पहले दवाइयाँ इनिशियली बहुत महंगी भी थी इसकी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता करते हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो दवाइयाँ काफ़ी सस्ती भी हो गई हैं और अब काफ़ी तरीके से गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करती है। तो इसका हम अगर जल्दी जल्दी इसका इलाज करें तो उसका इलाज हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर आप इलाज नहीं टाइम पे शुरू करते तो आपकी जो कमर है वो आपस में जुड़ने लग जाती है। तो जो भी पेशेंट होता है वो झुकना शुरू हो जाता है, उसका पोस्चर आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। वो चाहे तो अपनी कमर को सीधा नहीं कर सकता, चाहे कि वो लेफ़्ट मोड़ के देख सके, राइट मोड़ के देख सके, उसकी गर्दन नहीं हिलती। वो पूरी स्पाइन को अफेक्ट करती है। उसको गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है। वो चाहे तो इतना भी नहीं मुड़ के देख सकता और इधर तक गर्दन नहीं कर सकता। इसी तरीके से लोग जब सोना चाहते हैं तो गर्दन जो है वो तकिए तक भी नहीं लगती, क्योंकि गर्दन इतनी अकड़ चुकी होती है। तो अगर आप इस स्टेज पे आते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं कुछ किया जा सकता। अच्छा, और ख़ास तौर पे जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो सेडेंट्री भी है, या लोग बाइकर्स हैं यहाँ पे बहुत, यानी कराची में तो आप देखिए रोड्स का जो हाल है, आपको झटके भी लग रहे हैं और बाइक इज़ एनीवेज नॉट टू बी ड्रिवन फॉर आवर्स एंड आवर्स। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप क्या रेकमेंड करती हैं अगर किसी को डायग्नोस हो जाता है? देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डायग्नोसिस में जितनी इसमें दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उतनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ स्विमिंग करके अपनी डिज़ीज़ को आधी से भी कम कर दिया। उनकी दवाइयाँ भी कम हो गई हैं। कुछ एक दो की तो दवाइयाँ हमने ख़त्म ही कर दी, क्योंकि माशाल्लाह स्विमिंग से उनकी इतनी जिस्म में पावर भी आई और एजिलिटी जिसे कहते हैं मूवमेंट बढ़ती है। सही। अब आपका सवाल जो बाइकर्स के साथ है, बाइकर्स बेचारों के साथ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो कमर का दर्द होता है, फिर इस बीमारी में कूल्हे का दर्द यानी कि हिप पेन बहुत कॉमन है। और हिप पेन इतना हो सकता है और आर्थराइटिस हिप का इतना होता है, कभी कभार हिप को बदलवाना भी पड़ जाता है। तो मोटर बाइक में जिस तरह से हम बैठते हैं और जैसे हमारे रोड्स के ऊपर झटके पड़ते हैं, तो कमर में छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर भी हो सकता है इनको इस वजह से, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो कम होती जाती है। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता डिजीज से ना हड्डियां भी कमज़ोर होती है, तो ये इनको बड़ा बड़ा फ्रैक्चर नहीं मगर माइक्रो फ्रैक्चर भी इनको हो सकता है कमर में। माय लास्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सनल ट्रेनर्स तो मौजूद नहीं है, इतने लोग क्वालिफाइड भी नहीं होते। जो हमारे जिस एज ब्रैकेट की आपने बात की, 20 से 35 साल की उम्र, ये लड़के बड़े फिटनेस फ्रीक भी हो जाते हैं, जिम्स में भी जाते हैं, तो हैवी लिफ्टिंग या एक्सेसिव रनिंग, क्या ये चीज़ें भी ट्रिगर कर सकती हैं इसको? नहीं, ये ट्रिगर नहीं कर सकती, मतलब वर्सन कर सकती है अगर आप सही पोस्चर में ना करें। अगर आप सही पोस्चर में ना करें तो आप अपनी किसी भी जिस्म के हिस्से को जो है हार्म कर सकते हैं। मगर जिसको ये बीमारी होनी होती है वो एक जेनेटिक रीज़न है, फैमिली हिस्ट्री होती है ज़्यादातर लोगों को, या कहीं से भी इमर्ज होती है, वो बीमारी होनी होती है। उसका किसी चीज़ से ताल्लुक आम हालात में ये नहीं कह सकते कि हो। डॉक्टर साहबा, क्या सर्जरी ऑफन बिकम्स एन ऑप्शन एज वेल अगर बिगड़ जाए? इसका कभी कभार हिप रिप्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा किसी जॉइंट को अफेक्ट करे तो बदल सकते हैं, मगर आप पूरी कमर को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके सर से लेके आखिरी मोहरे तक आपको अफेक्ट करती है। तो दवाइयाँ इसका वाहिद इलाज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और दवाइयों से घबराना नहीं चाहिए। कई दफ़ा आप अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस या डॉक्टर या जो स्पेशलिस्ट है उसको नहीं कंसल्ट करने का फिर लेटर ऑन खमियाजा भुगतते हैं। अनट्रीटेड छोड़ने के जो मुज़र असरात हो सकते हैं कि आपकी पूरी कमर अकड़ सकती है, आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेनुअस हो सकता है पूरा का पूरा इलाज। दोज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर सवालिया फॉर being with us and for imparting such important information. मज़ीद information आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं।